हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू प्रॉपर आईएसपीसीएस चैनल। करंट इशू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 अगस्त 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट करंट इशू एनालिसिस को। देखिए, सबसे पहले आज चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बात करेंगे। कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी, तो आज हम जानेंगे किस तरीके से जो जर्नी रही है चंद्रयान 3 की, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फिर ये देखेंगे कि जो हमारा लैंडर था विक्रम, किस तरीके से उसने डिसेंड करा चंद्रमा की सतह पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो अपना चंद्रयान 3 मिशन है उसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अभी के टाइम पे इसरो के पास सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है। इसकी 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है सॉलिड, सेकंड स्टेज होती है लिक्विड और थर्ड स्टेज होती है क्रायोजेनिक। देखिए, क्रायोजेनिक जो स्टेज होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इन दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पे रखा जाता है। बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पे रखा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखनी है। अब जर्नी देखते हैं हम किस तरीके से जर्नी रही है चंद्रयान 3 मिशन की। देखिए, आप सभी को पता है 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ था कि इसको लूनर ऑर्बिट में जाना था। अब लूनर ऑर्बिट में एकदम जो अपना ये प्रोपल्सन लैंडर और रोवर था वो एकदम नहीं जाता है। देखिए, धीरे धीरे वो पहले जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में जाता है और फिर धीरे धीरे इस तरीके से घूम के उसके बाद लूनर ऑर्बिट में आता है। तो ये इस तरीके से इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। 14 जुलाई से लेकर हमें अगस्त लग गया। इसलिए लग गया क्योंकि डायरेक्टली वो लूनर ऑर्बिट में न जाके पहले जियो ट्रांसफर ऑर्बिट से ट्रांसफरिंग हो के लूनर ऑर्बिट में जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब देखिए क्या हुआ, अगस्त 1 से लेकर 16 के बीच में लूनर ऑर्बिट में जाने की कोशिश कर रहा था धीरे धीरे। उसके बाद क्या हुआ, 16 अगस्त के टाइम पे या उसके दौरान ही वो लूनर ऑर्बिट में चले गया। चंद्रयान 3 अपना लूनर ऑर्बिट में चले गया। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे 17 अगस्त को क्या होता है कि जो हमारा लैंडर विक्रम लैंडर है, वो प्रोपल्सन मॉड्यूल से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब उसके बाद 23 अगस्त जो कि हिस्टोरिकल डेट है, हमेशा याद किया जाएगा हिस्ट्री में, इसरो की हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा 23 अगस्त 2023 को याद किया जाएगा। आप सभी को पता है कि चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग है, जो विक्रम लैंडर है, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई थी 6:04 पे। अब देखिए किस तरीके से जो अपना विक्रम लैंडर था उसकी जो लैंडिंग हुई थी किस तरीके से हुई थी ये देखना है। तो जो लैंडिंग हुई थी ना उसकी 4 फेज में हुई थी। जो पहला फेज था वो रफ ब्रेकिंग फेज था, सेकंड फेज था एल्टीट्यूड होल्ड फेज, और थर्ड फेज था फाइन ब्रेकिंग फेज, एंड चौथा था टर्मिनल डिसेंट फेज, जहाँ पे ये चंद्रमा की सतह पे आ गया था। लगभग 6:04 पे टच डाउन हो गया था, यानी कि इसने लूनर जो सतह थी उसको टच कर दिया था। तो ये है पहली स्टेज। देखिए इस तरीके से ये धीरे धीरे आगे करके रफ ब्रेकिंग फेज से होते हुए एल्टीट्यूड होल्ड फेज पे आया, फिर होल्डिंग भी, और धीरे धीरे फाइन ब्रेकिंग फेज में आया। और फाइन ब्रेक देखिए, जब ये चारों फेज में क्या हुआ, पर्टिकुलरली हमारा जो मेन कंसर्न था जहाँ पे चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था वो इसी स्टेज पे फेल हुआ था, क्योंकि जो हमारा लैंडर था ना, उस लैंडर की स्पीड को हम कम नहीं कर पाए थे, और उस वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी लूनर सरफेस पे। तो यहाँ पे इस टाइम पे चंद्रयान 3 में हमने इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा था। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम क्या कर रहे थे, जो स्पीड थी अपनी, उस स्पीड को इतना कम कर रहे थे ताकि वो जो विक्रम लैंडिंग है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सके, लैंडर है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए थर्ड फेज से और धीरे धीरे फोर्थ फेज में आके ये यहाँ पे टच डाउन हो गया। तो यहाँ पे जब फोर्थ स्टेज में था ये, तो फोर्थ स्टेज में इसकी स्पीड लगभग 2 मीटर पर सेकंड से भी कम हो गई थी, और फिर ये लूनर सरफेस पे आ गया था। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये है कुछ पेलोड्स जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं। लैंडर और रोवर दोनों के ही पेलोड है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये पेलोड है दोनों के ही। अब ये रोवर की पेलोड है, ये लैंडर का पेलोड है। तो लैंडर का नाम क्या है, विक्रम, और रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। तो ये लैंडर्स के नाम आपको मतलब आप चाहे तो थोड़ा इनको देख सकते हैं, वैसे तो याद होंगे नहीं। एक बार आप देखोगे तो कभी अगर MCQ में आ गया तो चीज़ें आपको एकदम पता चल जाएगी। तो ये है लैंडर के पेलोड्स, सॉरी एक मिनट है, ये है लैंडर के पेलोड्स और ये है रोवर के पेलोड्स। आप इनको देख सकते हैं, इनका नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ये चीज़ें क्योंकि कभी हो सकता है कि MCQ में पूछ दिया जाए आपसे, और अगर आपने चीज़ें देखी होती हैं ना तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि जब हमने देखें चंद्रयान 3 मिशन जो कि हमने लूनर सरफेस पे भेजा है,
तो हम फोर्थ ऐसे कंट्री बन गए हैं जिसने अपना कोई भी मिशन मून पे भेजा है आफ्टर यूएसए, चाइना एंड रसिया। बट हम फर्स्ट कंट्री हैं जिन्होंने जो ये मिशन है मून पे वो साउथ पोल पे भेजा है। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंस है साउथ पोल पे जो मिशन भेजा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए साउथ पोल तो एक तो वहाँ पे धूप नहीं पड़ती है, जब धूप नहीं पड़ेगी तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होंगी, आइस होगी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इंसाइट देगा हमें अबाउट द लूनर वोल्केनोज की लूनर वोल्केनोज किस तरीके से होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कॉमेट एस्टेरॉइड को अर्थ पे जो मटेरियल हैं जैसे कि कॉमेट्स हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, इन चीज़ों की स्टडी की जाएगी और इन चीज़ों की स्टडी करके ये पता लगाया जाएगा कि किस तरीके से ओशन का ओरिजिन हुआ था। इसके अलावा जो मून में जो सेस्मिक इवेंट है जैसे अर्थक्वेक वगैरह उसकी स्टडी की जाएगी। टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी, इन सभी चीज़ों का जो कंपोजिशन है, एलिमेंट्स है वहाँ पे, उन चीज़ों की स्टडी की जाएगी और फिर इससे पता हमें चलेगा कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ किस तरीके से था, ओरिजिन ऑफ द ओशन किस तरीके से था, चीज़ें किस तरीके से बनी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो आपको मैंने बता दिया साउथ पोल पे क्या लाइट नहीं आ रही है और लाइट नहीं आने की वजह से वहाँ पे जो केमिकल कंपोजिशन होगा ना चीज़ों का वो लगभग सेम होगा जैसे कि वो एट द टाइम ऑफ ओरिजिन रहा होगा। तो इस वजह से ये साउथ पोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए होंगे आप, पूरा जो क्रक्स है मैंने आपको बता दिया है। अब ना यहाँ पे बात करते हैं ब्रिक्स की बात। देखिए ब्रिक्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 1-2 दिन पहले ना। यहाँ पे जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसके बारे में जो ये कहा गया है कि ब्रिक्स का अब एक्सपेंशन होने वाला है। अब ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन है इंडिया ने कहा कि हम भी कंसेंसस बेसिस पे एक्सपेंशन करना चाहते हैं ब्रिक का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या कहा है कि हम भी एक्सपेंशन करना चाहते हैं ब्रिक्स का, बट कंसेंसस बेसिस पे होना चाहिए, सर्वसम्मति से ये चीज़ें होनी चाहिए। अब ब्रिक्स की जो नए इन्विटीज़ हैं किन किन को ऐड करना चाहते हैं तो उनके नाम है जैसे अर्जेंटीना, इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट हो गया। तो इन सभी जो कंट्रीज़ हैं इनको इनिशियल फेज में ब्रिक्स में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और ये जो एक्सपेंशन होगा ये इफेक्ट होगा 1 जनवरी 2024 से। तो यानी कि अब ब्रिक्स के अंदर आपको नए मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे। ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि देखिए ब्रिक पहले ये ब्रिक था, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। अब देखिए जो ब्रिक था वो जिम ओ'नील ने ये कल्पना करी थी कि जो ये एमर्जिंग कंट्रीज़ है 21st सेंचुरी में इनका बोलबाला रहेगा। तो पर्टिकुलरली उन्होंने ब्रिक की कल्पना करी थी। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने करी थी साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद आ गया साउथ अफ्रीका, ठीक है। कब 2010 में साउथ अफ्रीका को भी जोड़ दिया था। तो इसका जो फॉर्मल समिट हुआ था फर्स्ट टाइम पे वो हुआ था 2009 में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब देखिए अभी जो ब्रिक्स का जो समिट हो रहा है वो 15th समिट हो रहा है। वो कितना हो रहा है, 15th समिट हो रहा है जो कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा है। इसमें ब्राज़ील भी है, 20 से ब्राज़ील हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इंडिया ने भी ब्रिक्स का समिट को होल्ड किया था, 13th ब्रिक्स समिट को हेल्ड किया था कब, 2021 में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो अब समझ गए कि जो क्रक्स था इस पर्टिकुलर आर्टिकल का क्या था। अब देखिए यहाँ पे और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जो एक्सपेंशन होगा ना उसका सिग्निफिकेंस किस तरीके से होगा। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा ना कि जो ब्रिक्स अगर एक्सपेंड करेगा तो ये क्या करेगा, एक कलेक्टिव वाइज को जो ग्लोबल साउथ है उस ग्लोबल साउथ की जो कलेक्टिव वाइज है उसको आगे रखेगा और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करेगा। अब देखिए आप देखोगे जब भी आप इंटरनेशनल जो न्यूज़ पढ़ते हो वहाँ पे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़्यादा बात की जाती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर आप देखोगे ना जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ठीक है, और WTO हो गया, ये जो इस तरीके से जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है इसमें ज़्यादातर किसका इन्फ्लुएंस है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे कि USA हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ है इन सभी का क्या है यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। अब जो ये हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ये चाहती हैं कि भाई जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है ना इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके जो शेयर है वो भी क्या होने चाहिए, इक्वली होने चाहिए। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ है, उन अफ्रीकन कंट्रीज़ का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में, तो किस तरीके से ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन किए जाएंगे। एक इंक्लूसिविटी नहीं है, समावेशी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए रिस्ट्रक्चरिंग होना बहुत ज़रूरी है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का। इसके अलावा ये मल्टीलेटरलिज्म को क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। इसके अलावा जो साउथ साउथ कॉपरेशन है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में वो भी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। और जो वर्ल्ड है वो
डेमोक्रेटाइज हो जाएगा। मतलब हमारे पास रूल बेस्ड इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की जो हम बात करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे देखा जाएगा। अगर एक्सपेंशन होगा तो इन सारी चीज़ों को हमें इम्पेटस मिलेगा इन सारी चीज़ों के लिए। बट वहीं अगर हम देखें तो कुछ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जो हमें देखने लायक होंगे यहाँ पे। देखिए, हो सकता है कि इंटरनल ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए इन 5 मेंबर्स के बीच में। जब अगर नए मेंबर आएंगे उसके बाद हो सकता है कि जो ये 5 मेंबर है ना, इनके बीच में और ज़्यादा ट्रस्ट जो डेफिसिट है वो देखने को मिलेंगे, जैसे हम चाइना और इंडिया के बीच में देखने को ही मिलता है, जिस वजह से इंडिया एंड चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है हमेशा से ही रहता है। इसके अलावा देखिए, जब एक्सपेंशन हो जाएगा ना, तो हो सकता है कि 2 गुट आपस में ही बढ़ जाएं और उनका वर्ल्ड को देखने का जो नज़रिया है ना वो ही अलग हो जाए। तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप का देखने का जो नज़रिया है वो अलग हो और इस पर्टिकुलर देखने का नज़रिया अलग हो। मतलब यहाँ पे जो डायरेक्टली बात की जा रही है ना, वो इंडिया एंड चाइना की बात की जा रही है। इंडिया एंड चाइना के हो सकता है कि चाइना क्या करे, अपनी जो इंटरेस्ट है उसको साधने के लिए क्या करे, कुछ इंटरनल ग्रुपिंग बना दे अगेंस्ट इंडिया और डेवलप्ड कंट्रीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक रिजिम आ जाए ब्रिक्स के अंदर। जैसे कि मैंने बताया आपको, हो सकता है चाइना अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा डाल दे और फिर एक ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन रिजिम को ले आए। क्योंकि क्या होगा, जब ब्रिक्स के अंदर ज़्यादा देश हो जाएंगे और चाइना अगर डोमिनेंस करेगा तो वो जो अदर कंट्रीज होंगी वो चाइना के पक्ष में आ जाएंगी और एक अथॉरिटेरियन रिजिम आ जाएगी। और उस तरीके से आप देखोगे कि चाइना का इन्फ्लुएंस इस तरीके से हो जाएगा कि वो जो डेवलप कंट्रीज़ है ना उसको भी डोमिनेट करने लग जाएगा। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं। इसके अलावा एंटी वेस्टर्न ग्रुप, तो ब्रिक्स का जब एक्सपेंशन होगा ना तो उसको देखा जाएगा कि ये एज अ एंटी वेस्टर्न ग्रुप है। एंटी वेस्टर्न ग्रुप्स मतलब यूएसए, यूरोप, इनके खिलाफ हैं। तो अब यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि इंडिया, आप सभी को पता है, इंडिया ग्लोबल साउथ की आवाज़ भी बनना चाहता है, साथ साथ में इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी एलाई रखना चाहता है। जैसे आप सभी को पता है कि इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, यूएसए के साथ अच्छा खासा ट्रेड है इंडिया का। तो इस तरीके से इंडिया को एक बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। समझ रहे हैं आप बात को? इस तरीके से और क्या चीज़ें हो सकती हैं कि ये चैलेंजेस हो सकते हैं कि हो सकता है कि जो ब्रिक्स का जब एक्सपेंशन हो जाए ना तो कुछ कंट्रीज़ अगर फॉलो नहीं करेंगे रूल एंड रेगुलेशन ब्रिक्स के, तो उन पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो ब्रिक्स के एक्सपेंशन पे हो सकते हैं, और वहीं मैंने सिग्निफिकेंस भी बताया आपको। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नाउ अब नए आर्टिकल पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए अस्त्रा की बात करते हैं। अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल है जो कि अभी टेस्टेड की गई है, फायर्ड की गई है किसके द्वारा? तेजस के द्वारा। अब क्या हुआ है ना कि जो अस्त्रा है एयर टू एयर मिसाइल है, जैसे मैंने ये बता दिया, उसको टेस्ट किया गया और एयर टू एयर मतलब सीधे एयर से एयर में क्या किया गया, इसको फायर्ड किया गया। अब कैसे फायर्ड? अब जो मिसाइल थी वो तो लैंड पे थी, अब सीधे एयर टू एयर कैसे हो गई? तो क्या होता है ना कि जो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसमें रखा गया है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपना जो तेजस है इसमें इसको रखा गया होगा अस्त्रा को, और फिर कुछ ऊपर जाके आसमान में जाके इसने क्या कर दिया, इसको फायर कर दिया। तेजस ने क्या कर दिया, इसको फायर करा अस्त्रा को, और फिर ये एयर टू एयर इसने एक टेस्टिंग कर दी है। ठीक है, अब इसकी जो मेन सिग्निफिकेंस है वो क्या है, ये क्या करेगा कि जो हाईली मैन्योवरिंग जो सुपरसोनिक टारगेट्स है ना, इनको क्या करेगा, इनको डिस्ट्रॉय करेगा। मतलब जो कोई सुपरसोनिक टारगेट्स है जो कि इंडिया के नज़दीक आ रहा है उसको ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 80 से 110 किलोमीटर के आसपास है इसकी रेंज, एल्टीट्यूड 20 किलोमीटर तक ये गया। इसकी जो मैक स्पीड है वो है 4.5। ठीक है, अब मैक स्पीड के बारे में बता देता हूँ। मैक क्या होता है? मैक एक ऐसा नंबर होता है जो रेशियो होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो यानी कि देखिए जब मैक की बात करते हैं हम, अगर एक है तो अगर एक होने का मतलब क्या है कि जो साउंड, स्पीड ऑफ साउंड और जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो क्या है, सेम है, तभी तो 1 आएगा। ठीक है, अगर साउंड की स्पीड से दुगना होगी तो मैक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से 3 गुना होगी तो मैक नंबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप मैक नंबर देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड से ऑब्जेक्ट की जो साउंड है वो कितनी ज़्यादा है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, जो साउंड की स्पीड है और जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसमें कितना रेशियो है, या कितना कम या कितना ज़्यादा है। अब देखिए अगर जो मैक है, अगर वो मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है, और अगर मैक नंबर 5 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। वहीं अगर मैक नंबर 1 से कम होगा तो उसे सबसोनिक
कहा जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, यानी हाइपरसोनिक की जो स्पीड होगी, हाइपरसोनिक जितनी भी मिसाइल्स होंगी उनकी जो स्पीड होगी वो साउंड की स्पीड से 5 गुने से ज़्यादा होगी। वहीं सुपरसोनिक की 1 गुने से ज़्यादा होगी, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो सकती है। तो आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। नाउ यहाँ पे अब मैं बात करने जा रहा हूँ हाई इन्फ्लेशन स्टिल ए चैलेंज दास, यानी कि हमारे जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास ने कहा है कि जो हमारा हाई इन्फ्लेशन है ये अभी भी हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। तो इसमें बहुत सारी इकोनॉमिक्स टर्म्स हैं, जिन इकोनॉमिक्स टर्म्स को मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है वो 15 मंथ के हाई पे चल रहा है, जो कि 7.44 सेंटीमीटर है। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, परसेंटेज है। आई एम रियली सॉरी। जो हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 7.44% है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद एक और चीज़ है, बट यहाँ पे पॉजिटिव साइड ये है ना कि जो हमारा इन्फ्लेशन है, अगर हम फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड कर देना तो वो फिर भी क्या है, स्टिल हमारे मैंडेट के अंदर है, मतलब 4% से लेकर 2% से लेकर 6% के अंदर है। अब देखिए, ये फूड एंड फ्यूल की बात यहाँ पे की गई है एक्सक्लूड कहाँ से, इन्फ्लेशन से। तो ये क्या सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब जितनी भी कमोडिटी और बास्केट्स हैं उन सभी का जो प्राइस में जो इंक्रीज़ हुआ है उसको ये हेडलाइन ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं, यानी टोटल इन्फ्लेशन को ही हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन प्लस फूड एंड फ्यूल का जो इन्फ्लेशन है वो भी जोड़ दिया जाता है। वहीं कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है ना, उस हेडलाइन इन्फ्लेशन में से जो फूड एंड फ्यूल के जो इन्फ्लेशन है उसको माइनस कर देते हैं। अगर आप मैथमेटिकली भी देखोगे ना तो कोर इन्फ्लेशन कैसे निकल जाएगा, अगर ये फूड एंड फ्यूल इधर आ जाएगा तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल का जो इन्फ्लेशन है वही हमारा कोर इन्फ्लेशन हो जाएगा। एंड फूड एंड फ्यूल के इन्फ्लेशन को हटाते क्यों है, पहले इसके पीछे का रीज़न समझ दे। देखिए, फूड एंड फ्यूल दो ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब लॉन्ग छोटे छोटे अंतराल पे ये क्या होता है, इनकी जो प्राइसिंग है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो इससे क्या होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इससे हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग में हमें क्या होता है, हेल्प नहीं मिल पाती कि इन्फ्लेशन को टारगेट किस तरीके से किया जाए। अभी इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो क्या होता है कि फूड एंड फ्यूल में क्या हो रहा है कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है। फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने से जो हमारी डिसीजन मेकिंग है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हम कोर इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन क्या हो गया, हेडलाइन इन्फ्लेशन, मतलब टोटल इन्फ्लेशन में से जब हम फूड एंड फ्यूल को हटा देते हैं, इन्फ्लेशन हटा देते हैं, तो हमारे पास कोर इन्फ्लेशन बच जाता है। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, देखिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग ये है कि 2016 से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने आरबीआई को कहा है कि भाई आपने देखो इन्फ्लेशन को 2 से लेकर 6% के बीच में रखना है, जिसे 4 ± 2 भी कहा जाता है। इसके बीच में आपको इन्फ्लेशन को रखना है, यानी अगर इन्फ्लेशन इसके बीच में रहेगा तो फिर हमारे लिए सही होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। बट अगर इससे ज़्यादा या इससे कम होगा तो फिर ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। इन्फ्लेशन रेट हाई होने से भी चीज़ें गलत हो जाएंगी और इन्फ्लेशन रेट कम होने से भी चीज़ें स्टैग्नेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब है कि 2 से 6% के बीच में आरबीआई को इन्फ्लेशन को रखना है। अब इस बात को आप समझ गए होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पे बताई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी यहाँ पे देखिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया था 2016 में। 2016 में क्या हुआ था कि 3 मेंबर आरबीआई के रहते हैं इसमें और 3 मेंबर इसके रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, तो इस तरीके से ये कमेटी आपस में मिलती है, एटलीस्ट 4 टाइम इसको मिलना ज़रूरी है पूरे ईयर के अंदर, और फिर ये डिसीजन मेकिंग करती है किस चीज़ पे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग किस तरीके से होना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी किस तरीके से होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम किस तरीके से ला सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी होंगी। नाउ यहाँ पे सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करी है, सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करिए, तो सीपीआई इन्फ्लेशन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे चलिए सीपीआई इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो सीपीआई इन्फ्लेशन है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये एक रिटेल, जब ये हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात यहाँ पे करते हैं। ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये कौन रिलीज़ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, अब देखिए जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 4 तरीके से है। वो किस तरीके से है, 4 तरीके से। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई फॉर रूरल लेबर एंड सीपीआई फॉर रूरल अर्बन, मतलब रूरल अर्बन यानी कि कंबाइन। ठीक है, तो जो सीपीआई रूरल एंड अर्बन है उन दोनों को ही कंबाइन
बोल देते हैं हम, ठीक है। अब देखिए जो पहले के 3 हैं, मतलब सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर और सीपीआई रूरल लेबर, ये तीनों ही किसके द्वारा कंपाइल किए जाते हैं? लेबर ब्यूरो के द्वारा कंपाइल किए जाते हैं। और लेबर ब्यूरो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। जबकि हम सीपीआई कंबाइन की बात करें, सीपीआई कंबाइन मतलब जो सीपीआई रूरल और अर्बन को मिला के सीपीआई कंबाइन है, वो किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा हम क्या करते हैं? एनएसओ के द्वारा कंपाइल किया जाता है। और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? देखिए हम यहाँ पे जब सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करते हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कंबाइन की, सीपीआई कंबाइन की बात यहाँ पे हम करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब क्या होता था ना कि 2014 से पहले जो अपनी आरबीआई थी ना, वो इन्फ्लेशन जब अगर नापती थी ना या इन्फ्लेशन इंडिकेटर देखती थी तो वो डब्ल्यूपीआई को देखती थी, डब्ल्यूपीआई को ध्यान में रख के देखती थी। बट 2014 के बाद हमारी जो आरबीआई है उसने क्या करे? सीपीआई कंबाइन को देख के ही अपने इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने की कोशिश करी है। एक मेजर इंडिकेटर रखा है सीपीआई को, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब देखिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में अंतर है कुछ। हमारी गवर्नमेंट, हमारी आरबीआई ने सीपीआई को क्यों रखा है? क्योंकि सीपीआई में सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, जबकि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। और भी इसके अंतर है, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको ये इंपॉर्टेंट देखना है कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है या जो सीपीआई इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसका बेस ईयर क्या है? 2012 है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। यहाँ पे ये वही चीज़ जो अभी मैंने 2014 वाली बताई, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए जो सीपीआई है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है? तो कंपोनेंट है इसके अंदर फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है, हाउसिंग हो गया, फ्यूल एंड लाइट हो गया, क्लोथिंग एंड फुटवेयर हो गया, पेन, टैबोको एंड इंटॉक्सिकेंट्स हो गए, मिसलिनियस हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब मैं सीपीआई रूलर की बात करता हूँ ना, तो सीपीआई रूलर में हाउसिंग इन्फ्लेशन को नहीं इंक्लूड किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि रूरल एरिया में जो हाउसिंग जो इन्फ्लेशन होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसको यहाँ पे स्टार बना लेना आप, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, जो फूड एंड बेवरेजेस हैं, देखेंगे आप फूड एंड बेवरेजेस का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। देखेंगे आप सीपीआई इन्फ्लेशन में फूड एंड बेवरेजेस का सबसे ज़्यादा क्या है? परसेंटेज है। इस वजह से आपको देखने को मिलेगा जब भी फूड एंड वेजिटेबल्स में क्या होता है, कुछ भी अगर प्राइस में इंक्रीज होता है तो वहाँ पे देखोगे आप डायरेक्टली सीपीआई में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में बता दूँ। सबसे पहले तो इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है। इसके अलावा ये इंडिकेटर जब हम बल्क में चीज़ों को बेचते हैं तो उस टाइम पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो इसका जो बेस ईयर है वो है 2011 एंड 12। इस चीज़ को आपको ज़रूर से याद रखें। पहले जो ये डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर था वो 2004-05 था, बट उसको 2017 में 2011-12 कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंसेस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता चुका हूँ, बट एक दो चीज़ें जो छूट गई है मैं वो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए जो नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं सीपीआई में वो 448 आइटम्स होते हैं रूरल्स के लिए और 460 आइटम्स होते हैं अर्बन्स के लिए। वहीं अगर डब्ल्यूपीआई में बताऊं तो टोटल आइटम्स कितने होते हैं? 697 होते हैं, जिसमें प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्यूल होते हैं और पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में अंतर कब आता है? सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में बेसिकली अंतर आता है इन फूड के इन्फ्लेशन की वजह से। आप देखेंगे कि जो फूड का जो इन्फ्लेशन है ना सीपीआई में, जो फूड का जो परसेंटेज है सीपीआई में वो 39.06 के आसपास है। वहीं अगर आप जो फूड का जो वेटेज देखेंगे ना डब्ल्यूपीआई में वो लगभग 24 के आसपास है। यानी कि सीपीआई में जो फूड का जो वेटेज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यूपीआई में। तभी आप देखेंगे कि जब भी फूड के जो प्राइजेस होते हैं, वेजिटेबल के जो प्राइजेस होते हैं, तो सीपीआई में तो एकदम उछाल आ जाती है इन्फ्लेशन में, बट डब्ल्यूपीआई में उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं आती है ड्यू टू दिस वेटेज ऑफ द फूड आइटम्स। समझ गए आप बातों को? तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए। आप चाहे तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे G20 की, अभी G20 की जो मीट होने वाले हैं जयपुर में, तो वहाँ पे इंडिया ने कुछ चीज़ों को रिवाइव करने की कोशिश की है। कुछ ऐसे अपने 5 पॉइंट एजेंडाज को तैयार कर रहा है, 5
प्रायोरिटीज़ को रखा है जहाँ पे एक कंसेशन को बिल्ड किया जाएगा G20 कंट्रीज़ के सामने। तो जो मेन मुद्दा होगा ना हमारा वो WTO डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा। WTO का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो 5 प्रायोरिटीज़ हैं इस G20 समिट, जयपुर जो समिट होने वाला उसमें क्या क्या है वो देखते हैं। तो जो 5 प्रायोरिटीज़ हैं वो देखते हैं। तो जो पहली प्रायोरिटी है ट्रेड फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, जो हम ट्रेड करना चाहते हैं वो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए करना चाहते हैं। जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसको हम रेजिलिएंट बनाना चाहते हैं। इसके अलावा जो MSME सेक्टर है उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं ग्लोबल ट्रेड के साथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि MSME सेक्टर हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है एक तो MSME सेक्टर लगभग 11 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा 50% ऑफ द जो एक्सपोर्ट है, अबाउट 50% ऑफ द एक्सपोर्ट MSME सेक्टर से ही होता है। इसलिए ग्लोबल ट्रेड में इसको इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो फोर्थ है वो लॉजिस्टिक फॉर ट्रेड है। आप सभी को पता है जो लॉजिस्टिक इंडेक्स में जो कि वर्ल्ड बैंक निकालती है, इंडिया का जो लॉजिस्टिक जो सेक्टर है वो अभी इतना अच्छा है नहीं, ठीक है। तो लॉजिस्टिक पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है हमारा, जिससे हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ऑपरेशनल कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी जो इफ़िशेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। जो पाँचवीं प्रायोरिटी है हमारी वो है WTO रिफॉर्म, और अभी इस पर ही हम बात करने वाले हैं। तो WTO रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे G20 समिट में जो कि जयपुर में होगा। अब उसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है CBDR के बारे में आपको बताता हूँ कि CBDR होता क्या है। इसका मतलब है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरनेशनल जो रिलेशन है, जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं या WTO में बात करते हैं तो वो तब हम देखने को मिलता है। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। देखिए पास्ट में क्या हुआ है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन हाउस का इमिशन करा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करा है। तो अब उनका ऑब्लिगेशन बन जाता है कि भाई वो क्या करें, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो कंजर्वेशन एफर्ट है वो लगाएं। बट अगर आप वहीं देखोगे तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अभी डेवलप हो रही है, उन्होंने अभी उतना ज़्यादा इमिशन नहीं किया है ग्रीन हाउस गैसेस का या CO2 इनका इमिशन नहीं किया है। तो जो उनको भी कंजर्वेशन एफर्ट लगाने हैं, बट उनको कंजर्वेशन एफर्ट एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले कम लगाने होंगे, क्योंकि अभी उन्होंने उतना ज़्यादा अभी क्या नहीं किया है, इमिशन नहीं किया है। तो यानी कि एक तो डेवलप कंट्री ने ज़्यादा इमिशन कर लिया इसलिए तो वो डेवलप बने, और डेवलपिंग कंट्री ने अभी उतना ज़्यादा इमिशन नहीं किया है। तो जिन्होंने ज़्यादा इमिशन किया उनके ऑब्लिगेशन भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। जिन्होंने कम किया है उनके ऑब्लिगेशन अभी कम ही रहेंगे। तो हमें क्या करना है, जब भी हम यहाँ पे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात करेंगे तो कंजर्वेशन तो दोनों ही करेंगे, कॉमन बट डिफरेंट क्या है यहाँ पे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, बट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो अलग अलग होगी। तो आप समझ गए। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी किसकी, डेवलप कंट्रीज़ की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी डेवलपिंग कंट्रीज़ की। इसके अलावा जब हम ट्रेड की बात करें तो डेवलप कंट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अगर इंपोर्ट हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप कंट्रीज़ में तो वो उनको कंसेशन दे बहुत सारी चीज़ों में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है जो कि G20 समिट में बात करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे जो हमारी जो WTO की जो अपीलेट बॉडी है ना, जो कि अभी हाल में डिसफंक्शन है, अब क्यों है किस वजह से उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बट WTO की जो अपीलेट बॉडी है उसको रिवाइव करने की बात करेंगे जो G20 समिट में जो कि जयपुर में होने वाला है। और ये जो WTO की अपीलेट बॉडी है ये 2019 से डिसफंक्शन है, ये काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो WTO की जो डायरेक्टर्स हैं अभी फ़िलहाल में वो हैं नोगोजी ओकोंजो-इवेला, ठीक है, ये जो कि नाइजीरिया के हैं, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, WTO की। WTO का पहले तो ये WTO का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं। तो WTO में है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो गया, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी हो गया, ठीक है, और उसके बाद इसका सेक्रेटरीट हो गया। अब देखिए जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो हर 2 साल में एक बार मिलती है, हर 2 साल में एक बार मिलती है। इसके अलावा डिस्प्यूट सेटलमेंट, हमारा जो मेन कंसर्न है यहाँ पे वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अब देखेंगे आप डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में कैसे काम करती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए सपोज इंडिया एंड चाइना की बात करते हैं। तो इंडिया एंड चाइना के बीच में सपोज कोई डिस्प्यूट हुआ है जो ट्रेड से रिलेटेड है,
ठीक है, इंडिया एंड चाइना के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है जो कि ट्रेड से रिलेटेड है, तो वो जो ट्रेड से रिलेटेड है वो कहाँ लेके जाएंगे, WTO के पास। तो WTO एक पैनल सेटअप करेगा, WTO क्या करेगा, एक पैनल सेटअप करेगा और वो पैनल अपनी कुछ रिकमेंडेशन देगा, वो पैनल अपनी रिकमेंडेशन देगा। अब जो वो रिकमेंडेशन देगा ना, तो इन दोनों को ही दिया जाएगा वो रिकमेंडेशन कि ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के जो पैनल है, इन्होंने आपके पास ये रिकमेंडेशन की है कि चाइना ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, आप दोनों इस चीज़ में कम या ज़्यादा कीजिए, इस तरीके से ट्रेड को कम या ज़्यादा कीजिए। अब सपोज इंडिया के फेवर में ये आ गया, ये जो रिकमेंडेशन थी इस पैनल की इंडिया के फेवर में आ गया। अब चाइना क्या करेगा, चाइना इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन के खिलाफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की अपीलेट बॉडी में चला जाएगा, और जो ये अपीलेट बॉडी में जाएगा तो उसके बाद जब अपीलेट बॉडी अपना जो डिसीजन देगी ना, वो डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा, दोनों ही मेंबर कंट्रीज़ पे ये फाइनल होगा। और सपोज़ ये डिसीजन अगर चाइना के द्वारा नहीं माना जाता या इंडिया के द्वारा नहीं माना जाता, तो फिर चाइना या इंडिया यूनिलेटरल एक्शन ले सकती है, यानी कि ट्रैफिक को जो टैरिफ है वो ज़्यादा कर सकती है, और उसमें WTO होगा वो भी उसमें सहमत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ पे जो चैलेंज है WTO रिफॉर्म में क्या क्या है, एक तो देखिए बहुत सारी जो कंट्रीज है ना वो यूनिलेटरल क्या कर रही है, यूनिलेटरिज्म को अपना रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जो WTO क्या है, मल्टीलेटरिज्म पे काम करती है, जबकि USA जैसी कंट्रीज है वो यूनिलेटरिज्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिक पॉलिसी हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़ बहुत सारी कंट्रीज़ को दी जाती है, उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा बोला जाता है कि अगर कोई चीज़ इम्पोर्ट हो रही है तो उस इम्पोर्ट में लोकल कंटेंट होना चाहिए हमारा। तो ये सारी चीज़ें जो WTO रूल्स के खिलाफ हो रही हैं। इसके अलावा जो मल्टीलेटरलिज्म ट्रेड है इसको वीकनिंग किया जा रहा है इन द फेवर ऑफ प्लूलेटरल अलाइनमेंट। अब प्लूलेटरल अलाइनमेंट क्या होता है, प्लूलेटरल अलाइनमेंट एक ऐसी चीज़ है, देखिए क्या होता है, मल्टीलेटरिज्म का मतलब WTO की जितनी भी कंट्रीज है वो सारी की सारी क्या होंगी, उसमें जो भी डिसीजन होगा उसको फॉलो करेगी या उसको फॉलो नहीं करेगी। बट प्लूलेटरिज्म में क्या होगा, प्लूलेटरल में क्या होगा कि जो WTO के मेंबर कंट्री है उन्हीं में से ही कुछ कंट्रीज़ की ग्रुपिंग बन जाएगी और वो आपस में ट्रैफिक को जो अपना टैरिफ होगा उसको कम या ज़्यादा करेंगी और फिर आपस में ही ट्रेड करने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा ना, मल्टीलेटरिज्म क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो WTO की जो रूल हैं उसको बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा क्या किया जा रहा है, डिसरिगार्ड और नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो आई होप जो चैलेंजेस है आप समझ गए होंगे। अब जो फोकस्ड एरिया हैं जो करने चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो कौन कौन से हैं, देखिए एक जो इम्पोर्टेंट है और ये जो कॉन्सेप्ट है आपको डायरेक्ट प्री में पूछा जा सकता है, वो है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज, देखिए डेवलप कंट्री तो डेवलप हो चुकी हैं, उनके पास बहुत अच्छा ट्रेड है, वो अच्छा खासा अपना एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास ना टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पा रही हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्या करना पड़ेगा, कुछ कंसेशन देना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, सो डैट वो अपना जो सामान है उसको क्या कर पाएँ, एक्सपोर्ट कर पाएँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था इंडिया और USA के बीच में। तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में क्या होता था कि जो USA थे बहुत सारी चीज़ों पे जो गुड्स हैं जो कि USA में जाते थे इंडिया से, उन चीज़ों पे जो टैरिफ थी वो बहुत ज़्यादा कम लगाती थी या नहीं लगाती थी। बट अब क्या कर रही है जो USA है ना, जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम, जब डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने बोला कि हम इससे बाहर निकल जा रहे हैं, तो वो किसके खिलाफ था, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल के खिलाफ था, जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपनी वॉइस को उठाना पड़ेगा। ठीक है, वहीं अपीलेट बॉडी देखिए पैरालाइज है। अपीलेट बॉडी मैंने आपको बताया डिसफंक्शन है 2019 से। क्यों है डिसफंक्शन, देखिए इसमें होने चाहिए टोटल 7, ये है 7 बॉडी, ये 7 मेंबर बॉडी है और 7 मेंबर बॉडी में से 3 मेंबर होने चाहिए अगर इसको फंक्शन करना है। बट 2019 में क्या हुआ कि तीन मेंबर थे उस टाइम पे और 3 मेंबर में से भी 2 मेंबर का जो टर्म था वो पूरा हो गया और उसके बाद से ये रिवाइव ही नहीं हो पाएगी ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द USA, क्योंकि USA बोलता है कि जो WTO है वो हमारे लिए बाइस्ड है, मतलब हमारे खिलाफ काम करती है और चाइना का सपोर्ट करती है। तो इसलिए जो ये WTO की अपीलेट बॉडी है वो उस टाइम से फंक्शन नहीं कर रही है, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को इस पर भी फोकस करना है और वही चीज़ G20 समिट में हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा देखिए शिफ्टिंग फ्रॉम कंसेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग टू प्लूरिलेटरल अप्रोच। अब प्लूरिलेटरल अप्रोच मैंने आपको बता दी, जिसमें जो WTO की मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्हीं में से कुछ अपने आप की ग्रुपिंग बना देंगे और आपस में टैरिफ को कम करके आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, अगर डेवलप कंट्री आपस में ही एक दूसरे के साथ टैरिफ कम करने लगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगे तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या होगा, उससे क्या होगा, मल्टीलेटरिज्म क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
और जो ट्रांसपेरेंसी है, इंक्लूसिविटी है और नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो की प्रिंसिपल है, इनकी प्रिंसिपल की अवहेलना हो जाएगी। इसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी गैप है, WTO में जो ट्रांसपेरेंसी गैप है उसको भी कम करने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके कंप्लाइंस करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें ही डेवलपिंग कंट्रीज़ के की और कंसर्न एरियाज़ हैं, जहाँ पे डेवलप कंट्री को बोल रही हैं कि इन चीज़ों में सुधार कीजिए WTO के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देखिए जो लास्ट आर्टिकल है हमारे पास वो है CR राव के बारे में। देखिए जो हमारे CR राव जी हैं वो अभी इनकी डेथ हो गई है और ये इनकी 102 साल के अंदर डेथ हुई है। ये एक इमिनेंट स्टैटिशियन थे। ठीक है, इन्होंने इंडियन स्टैटिशियन इंस्टीट्यूशन में पढ़ा भी रखा है, रिसर्च भी की है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं जैसे कि क्रैमर राव इनइक्वालिटी, राव ब्लैक वेलेजेशन थ्योरम, सॉरी मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ पर आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इन्होंने बुक भी लिखी है स्टैटिक्स एंड ट्रूथ। इसके अलावा इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था 1969 में और पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था 2001 में। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारी इथिकल वैल्यूज़ थी जैसे इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन टू ड्यूटी। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर थी। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो यहाँ पे एंड होता है आज के करंट इशू एनालिसिस का। तो किस तरीके से हमारे करंट इशू एनालिसिस आपको लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रही है हमारे करंट इशू एनालिसिस से तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी जो भी क्वेरीज होगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।